तो हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबने अपने अपना अलग अलग हाइपोथेसिस दिए। बट एक ऐसा हाइपोथेसिस था जिसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने माना कि मतलब ये सही हो सकता है। तो माना जाता है कि जो लाइफ जो है वो वाटर से ओरिजिनेट हुई है। कहाँ से? वाटर से। यानी लाइफ पहले कहाँ बनी थी? वाटर में। और वाटर में भी ये नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक वाटर, यानी कि हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी में जो है पहली बार ऐसा लाइफ ओरिजिनेट हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। तो इंडिया में एक वैली, इंडिया के लद्दाख में एक पुगा वैली है। ठीक है ना। जिसका जो वहाँ का जो मौसम यानी इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल वैसा है जैसे आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का था। बिल्कुल सेम वैसा ही मौसम माना जाता है। ठीक है ना। वहाँ पे जो है वो थर्मोफाइल्स रहते हैं। थर्मोफाइल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हीट लविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि वो 70 से 80 डिग्री के टेम्परेचर में भी अच्छे से रह सकते हैं। समझे? तो इंडिया के मतलब मीन्स ये अच्छे से समझ लेना। देखो, पुगा वैली का जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि आज से 3.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ का था। ठीक है ना। वहाँ पे जो है थर्मोफाइल्स पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? थर्मोफाइल्स, जो कि हीट लविंग होते हैं। हीट लविंग होती है यानी वो 70 से 80 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत आसानी से रह सकते हैं। थर्मोफाइल्स होते हैं बैक्टीरिया, जो कि क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है ना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। डन। देखो, एक बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। ठीक है ना। जब वहाँ के साइंटिस्ट ने स्टडी किया उस हॉट स्प्रिंग वाटर को, जो मैं बता रहा था, जो पुगा वैली हो, ठीक है ना, तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे जो है एक जो मतलब मीन्स कि ये जो मान लेते हैं जैसे ये पानी है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर ना कैल्शियम कार्बोनेट की जो एक लेयर जमती है। क्या जमती है? उन्होंने फाउंड किया कि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लेयर जो है रैपिडली ग्रो करती रहती है। ठीक है ना। और वो जो इसके नीचे जो ये जो मॉलिक्यूल्स है, इनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना। इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो मैं इसको इस पहले थोड़ा सा इसको देख लो। देखो, जैसे कि वाटर में वाटर से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट मेम्ब्रेन बना, फिर फर्स्ट सेल बना, फिर यूनिसेलुलर बना और फिर मल्टीसेलुलर बना। यानी कि वाटर, यानी कि इससे पहले ये बनेगा। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो दे रखा है। ठीक है ना। फिर वहां से फर्स्ट मेम्ब्रेन बनता है। क्या बनता है? फर्स्ट मेम्ब्रेन। फिर फर्स्ट सेल बनेगा, फिर यूनिसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर। ठीक है ना। तो उन्होंने देखा जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो रैपिडली ग्रो करती है और प्रोटेक्ट करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे कि लिपिड्स हो गया, ये अभी सब आगे तुम लोग पढ़ोगे, बट सुनो, जैसे लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को। यानी कि ये जो है ये बाहर के इन्वायरमेंट जैसे कि यूवी लाइट हो गया, कोल्ड टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, इन सबको प्रोटेक्ट करती है। इन सबको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, मॉलिक्यूल्स सबको बचाती है इन सब चीजों से, यूवी से और कोल्ड के टेम्परेचर से। ठीक है ना। ये याद रखना, ये एक ने मतलब मीन्स की सीरीज, मतलब मानो तो एक टेबल की तरह है कि जैसे पहले वाटर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेगा, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट मेम्ब्रेन बनेगा, फिर फर्स्ट सेल बनेगा, फिर यूनिसेलुलर होगा, फिर देन क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखो, सेकेंड। देखो, इसमें जो दे रखा है, इसमें दे रखा है सेल के बारे में। ठीक है ना। ऑफकोर्स अब तो इतना पता चल गया कि सेल से ही लाइफ होता है। देखो, सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी कि अगर कोई भी लिविंग थिंग है तो उसके पास सेल तो होना ही चाहिए, तभी क्या कर सकता है? वो एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना। देखो, बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, मैंने कहा ना कि मतलब लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए सेल का होना कंपलसरी है। मतलब सेल होगा तभी क्या करेगा? लाइफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। देखो, सेल को जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है ना। ये तो ऑफकोर्स आपने 9th में पढ़ा होगा। देखो, स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल से ही हार्ट बनता है, मसल्स बनता है। ठीक है। और फंक्शनल क्या बोलते हैं कि मतलब सेल के अंदर जितने भी काम हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो सब सेल ही करते हैं, यानी गैसेस का एक्सचेंज करना, यानी CO2 इन बाहर निकालते हैं बॉडी से, O2 जो है वो इनहेल करते हैं। ठीक है। इन सब के लिए, इन सब की वजह से बोलते हैं इसको सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, मैंने इसको 3 पॉइंट में लिखा। अगर मान लो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो 3 पॉइंट में, ताकि टीचर मार्क्स दे दे। वरना आप डायरेक्ट ये लिखोगे सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसके लिए तो ऑफकोर्स टीचर आपको 2 मार्क्स नहीं देगा। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है, यानी कि एक सिंगल सेल भी जो है वो भी अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनके पास मोर देन वन सेल होता है। क्या होता है इनके पास? मोर देन
वन सेल होता है, ठीक है। देखो पहले एक एक करके समझते हैं। जैसे यूनिसेल है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इनका जो सिंगल सेल ही होता है वो पूरे लाइफ टाइम में मतलब मीन्स के सारे प्रोसेस परफॉर्म करता है। बॉडी से बाहर निकालना किसी चीज को, ठीक है ना, खाना खाना, जितने भी काम है वो सब सिंगल सेल परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ठीक है ना। और जो हमारे पास मल्टी सेलुलर होता है वो क्या होता है, मोर देन वन सेल। किससे बना होता है, मोर देन वन सेल से बना होता है। ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि मतलब मीन्स की मूवमेंट के लिए अलग सेल होगा, ठीक है ना। जैसे कि और इनहेलेशन के लिए अलग सेल होगा, एक्सचेंज के लिए अलग सेल होगा, ठीक है ना। सभी काम के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि प्लांट होता है, ह्यूमन हो गया, या फिर जैसे फिश हो गया, ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। देखो अब मल्टी सेल जो एनिमल होते हैं वो जरूरी नहीं कि मल्टी सेलुलर ही हो, कुछ कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। इसका एक एग्जांपल आता है पॉरीफेरा करके है। पॉरीफेरा करके एग्जांपल है जो आप क्लास 9th के चैप्टर 4 में, क्लास 11th के चैप्टर 4 में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना, बस मैंने एक आपको नॉर्मल आइडिया के लिए बता दिया है, बट ऐसा नहीं है कि अभी से ही आप याद रखो, ठीक है ना। डन। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने सेल पढ़ लिया क्या होता है, सेल पढ़ लिया, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ओरिजिन लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। देखो इसमें जब हमारे पास आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, क्या आता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मतलब कि बॉडी किस तरीके से बनते हैं। देखो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। मतलब सेल बन के मिलके जो है वो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलके वो ऑर्गन बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है ना। देखो अब ऐसा हो गया कि पता चल गया कि सेल जो है हमारे पास, जो हमारा सेल होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है ना। अब पहली बात तो हमें सेल को पढ़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, सेल को पढ़ना पड़ेगा। देखो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें उसको देखना जरूरी होता है। अगर हमें कोई चीज दिखेगा नहीं तो पढ़ कैसे सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कॉमन सेंस की बात है कि जब तक कोई चीज हमें दिखेगा नहीं तब तक तो हम उसको पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। देखो जो एक होता है हमारे पास, दो तीन चीज आप सुन लो, टर्म सुन लो, वो थोड़ा सा याद रखना। पहला आता है कि रेजुलेशन। रेजुलेशन होता है एबिलिटी टू सी टू वेरी क्लोज पॉइंट एज सेपरेट, यानी कि मतलब मीन्स कि जैसे कि मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप अपनी इन दोनों पॉइंट को दूर से देखते जाओगे तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपको एक दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक दिखने लग जाएगा, ठीक है। रेजुलेशन का मतलब यही है कि मतलब मीन्स कि ह्यूमन आई की एक, ध्यान से सुनो, ह्यूमन आई की जो रेजुलेशन होते हैं वो होता है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि ह्यूमन आई जो है वो मतलब 0.1 तक की दूरी को ही सही से डिसेबल कर, मतलब सही से देख सकता है, उसी को इन दोनों बीच की दूरी को सेपरेट कर सकता है, बट उससे ज्यादा को नहीं कर सकता। मतलब मीन्स कि उससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो उसको सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। देखो ह्यूमन आई यानी कि नेकेड आई, नेकेड आई का मतलब होता है कि कोई भी लेंस नहीं होना चाहिए, सिंपल जो आपकी आंखें वैसे, ठीक है ना। देखो सेल जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, ह्यूमन आई से देखना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। सेल बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, मैग्निफिकेशन, उसके लिए जो है मतलब माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले एक मैग्निफिकेशन टर्म होता है वो देखो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमेज लार्जर देन द एक्चुअल साइज, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट का साइज इतना है तो मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाई करके हम उस ऑब्जेक्ट को इतना पे देख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देख सकते हो कि ये जो इतना छोटा ऑब्जेक्ट है अब ये कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, यानी प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमेज लार्जर देन द एक्चुअल साइज, ठीक है ना। जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा किसी भी चीज का उतना ज्यादा उतनी बड़ी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, क्या बनेगी, उतनी बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ठीक है। देखो जो सेल को, जो सबसे पहले जिन्होंने सेल को ढूंढा तो वो थे रॉबर्ट हुक, क्या क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक। उन्होंने जो है 1665 यानी 1665 में सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था। कैसे ऑब्जर्व किया था, सेल्फ डिजाइन सिंपल माइक्रोस्कोप से। किससे किया था, सेल्फ डिजाइन, यानी खुद से उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे उन्होंने देखा। तो उन्होंने क्या किया था, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी जो पेड़ों की जो छाल, जो ट्रीज होती है उनकी जो छाल होती है, छाल मीन्स की जो कॉर्क होता है, यानी कि वो जो डेड नहीं होता, जो प्लांट्स का जो बाहरी वाला, बाहरी का जो लेयर होता है उसे, उसमें उन्होंने देखा था। कौन से ट्री से देखा था, ओक ट्री जो होता है उसके बार्क में देखा था। उन्होंने देखा था कि एक जो थिन स्लाइस लिया था, उन्होंने देखा था उसके अंदर ये छोटे छोटे इस तरीके से के कंपार्टमेंट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, कंपार्टमेंट बने हैं। इन उसको उन्होंने क्या कहा था, उसको उन्होंने इसको कहा था कंपार्टमेंट, क्योंकि ये कंपार्टमेंट जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। अब बाद में इस कंपार्टमेंट का नाम क्या पड़ गया, सेल पड़ा, क्या पड़ा, सेल पड़ा, ठीक है ना। जो फादर ऑफ सेल जिसे बोला जाता है वो कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। याद रखें इन्होंने एक डेड सेल देखा था, क्या देखा था, डेड सेल देखा था।
जो लिविंग सेल होता है वो किन्हीं और ने देखा था, ठीक है ना। ये याद रखने की पूछ सकते हैं कि क्या रॉबर्ट हुक ने डेड सेल लिविंग सेल देखा था या डेड सेल देखा था। आपको पता होना चाहिए उन्होंने क्या देखा था, डेड सेल में देखा था, ठीक है ना। डन। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है ना। अभी हमने थोड़ा माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। देखो माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो दो तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है सिंपल या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आपके स्कूल्स में लगे होते हैं, अपने स्कूल के बायो लैब में देखे होंगे जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो तो सिंपल या कंपाउंड होता है, ठीक है ना। वो किसी भी चीज को जो मैग्निफिकाइड यानी कि किसी भी चीज को बड़ा कर सकता है, वो कितना कर सकता है, 1500 टाइम्स ही बड़ा कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया एक किसी भी चीज की इमेज की छोटी इतनी है, वो बहुत ज्यादा वो 1500 टाइम ही उसको बड़ा कर सकता है, ठीक है ना। ध्यान समझ गए। इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, सेल और टिश्यू ही देख सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा चीज हम लोग नहीं देख सकते। नेक्स्ट जो ऑफकोर्स अभी आज के टाइम में मतलब 1980s या 1960s के टाइम में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, ठीक है ना, जिसकी मैग्निफिकेशन जो है वो 2 लाख टाइम्स मोर देन है, मतलब मीन्स की बहुत ज्यादा इसकी मैग्निफिकेशन बहुत बहुत ज्यादा बहुत छोटी छोटी चीजों को भी देख सकता है, ठीक है ना। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म मतलब मीन्स की जैसे वायरस या राइबोसोम का साइज कितना छोटा होता है उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ये कितनी छोटी छोटी चीज को कितने क्लियर से देख सकता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैग्निफिकेशन जो होती है वो 2 लाख टाइम ज्यादा होती है। इससे हम लोग वायरस राइबोसोम एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो एक ये यूनिट है, ये थोड़ा सा आगे मैंने लिखा है, ये सिर्फ सुन लो। यानी कि 0.1 मिलीमीटर यानी 0.1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि उसकी जो उसको हम लोग माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 माइक्रोमीटर आता है। क्या आता है, 10,000 यानी 0.1 मिलीमीटर इक्वल टू 10,000 माइक्रोमीटर के हिसाब से आता है, ठीक है ना। समझ गए, डन। अब थोड़ा सा हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये देखते हैं हम लोग एक माइक्रोस्कोप है, अब हम थोड़ा सा उसको देखते हैं, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा सही से अरेंज कर लेता हूँ। हाँ देखो माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखना, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है ना। इसको डिटेल में और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। देखो पहला जो है हमारे पास है माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप में देखो यहाँ से यानी कि इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो होता है ये आई पीस होता है, यानी कि आप यहाँ से देखते हो, ठीक है ना। और ये जो होता है वो ऑब्जेक्ट लेंस होता है, यानी कि मतलब ये तीनों जो ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ठीक है ना। ये तीनों ऑब्जेक्ट लेंस जो है वहाँ पे अलग अलग यानी कि आप इसको 10 गुना बड़ा करके देख सकते हो, 20 गुना या फिर 30 गुना, ठीक है ना। और यहाँ जो होता है यहाँ स्टेज यहाँ पे यानी कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रहता है जिससे आप देखते हो, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ट्यूब। क्या बोलते हैं, बॉडी ट्यूब, ठीक है ना। डन, समझ गए। यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कि कितना ऊपर रखना है कितना नीचे रखना है, ये इसके लिए भी एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। ये हैंडल होता है, ये बेस होता है और ये मिरर होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि जैसे मान लो यहाँ से सूरज से ये लाइट आएगी इस पे गिरेगी, एक मिनट रुको तो क्लीन करके देखते हैं। जैसे मान लो ये सूरज है, ठीक है ना, ये सूरज है, यहाँ से यहाँ पे रोशनी आएगी, ठीक है ना। ये रोशनी का लाइट इस पे रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे आपको अच्छे से इमेज बनेगा, देन आपको वो इस लेंस में दिखेगा, उसके बाद आप यहाँ से देख पाओगे, ठीक है ना। देखो इसका एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला होता है वो देखो। अगर मान लो कि हमें पता करना है कि मैग्निफिकेशन कितना है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस जैसे मान लो ये 10x का दिखता है मैग्निफिकेशन या फिर 20x का है, ठीक है ना। और मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट यानी कि इसकी मैग्निफिकेशन 10x है 20x या 30x है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास आई पीस का मैग्निफिकेशन 20x है, ठीक है ना। और जो हमारे पास मीन्स कि ये वाला मैग्निफिकेशन ये 10x है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 200x, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा दिखेगा हमारे पास, 200 गुना ज्यादा बड़ा दिखेगा। डन, समझ में आया। इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लो, आई थिंक एग्जाम में भी आ सकता है ये तो अभी नई एनसीईआरटी है तो अभी आइडिया भी नहीं है कि एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, बट आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए अच्छे से, तो थोड़ा सुन लो, ठीक है ना। जैसे टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज ऑफ सेल। क्या आता है हमारे पास, साइज ऑफ सेल, यानी किसी भी सेल का साइज क्या वो हमें कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे जो हमें दिखेगा, यहाँ पे जो हमें दिखेगा यानी डायमीटर और विजिबल फील्ड, यहाँ पे हमें जितना बड़ा सेल दिखेगा, जितना बड़ा मतलब मीन्स की साइज दिखेगा ऑब्जेक्ट के किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। और उसमें कितने सेल हैं यानी नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सेल जैसे मान लेते हैं हमें जो साइज दिखा वो 500 दिखा, ठीक है ना। उसमें 50 सेल है, कितने सेल है, 50 सेल है, तो उसमें से एक सेल का कितना हो जाएगा, एक सेल का साइज कितना होगा, 10 होगा, क्या होगा 10 माइक्रोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों जो है ये फॉर्मूला है, इसको थोड़ा इनको थोड़ा याद रखना, क्या पता एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। डन। ये आपका ना एक लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो है, ये लाइट माइक्रोस्कोप है, याद रखना जो आपके स्कूल्स में होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो आपके स्कूल्स में नहीं होता, वो मतलब मीन्स की किसी रिसर्च फील्ड के टाइप में होता है, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में होता है, बट आपके स्कूल में जो है मैक्सिमम टाइम यही होता है कंपाउंड में। आपको इसको बनाया तो क्या पता हो भी, कुछ आइडिया नहीं बोल सकते इसको, ठीक है ना। डन। अब हम थोड़ा सा इसमें इसके आगे जाते हैं, ठीक है ना। अब हम ये हमारे पास ये लास्ट जो है वो देखते हैं। डन। इसको हम लोग इस लेक्चर को हम लोगों ने थोड़ा छोटा लिखा है रखा है, अगर हम लोगों को नीट लगेगी तो हम ऑफकोर्स इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या आता है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है।
देखो, ऑर्गेनाइज इनटू स्पेशल टिश्यू एंड ऑर्गन एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। यानी जो सेल जो होता है वो क्या होता है कि ऑर्गेनाइज वे में क्या होता है, अरेंज होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइज वे में क्या होता है, अरेंज होता है। जैसे ये देख सकते हो मैं बना रहा हूँ, ये बहुत सारे सेल हैं। क्या है? बहुत सारे सेल है। इन सभी सेल ने मिलकर क्या बनाया? एक टिश्यू बनाया। क्या मिला है? बनाया एक टिश्यू बनाया। और सभी जो टिश्यू होते हैं वो एक अलग अलग काम करते हैं, जिसका काम जो है वो वही करेगा। अगर मान लो किसी का काम गैसेस एक्सचेंज का है, तो मतलब गैसेस एक्सचेंज तो सभी करते हैं, बट एक परफॉर्म एक एक्चुअल मतलब जैसे इस टिश्यू का काम मूवमेंट है तो ये मूवमेंट करेगा। किसी का काम ब्लड सर्कुलेशन का है तो उसे ब्लड सर्कुलेशन ही करेगा। ठीक है ना? सभी जो है वो अपना अलग अलग काम करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ऑर्गेनाइज इनटू अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में ही ये लोग मतलब ढंग से अरेंज होते हैं और कलेक्टिवली परफॉर्म एक स्पेशल फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करता है। ठीक है ना? अगर मान लो दो सेल को आपस में बात करनी है, मतलब इंटरेक्ट करना है, तो ठीक है ना, वो ये भी कर सकते हैं, जहां से ये लोग क्या करते हैं, अपना सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे बातें मतलब बातें करना। ये मतलब कि ये नहीं कि तुम कैसे हो, क्या करो, इस तरीके से नहीं। मतलब मीन्स कि कुछ भी चीज एक्सचेंज करना है तो वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से एक्सचेंज करते हैं। डन? कोई डाउट इसमें नहीं। लेकिन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने मटेरियल्स क्या करते हैं? बाहर से एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, बाहर CO2 बॉडी से निकालते हैं। ठीक है ना? उस तरीके से जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये भी सेम काम करते हैं। क्या करते हैं? O2 CO2 H2O, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉरी, वाटर जो है ये क्या करते हैं, नेचर से मतलब मीन्स की इन्वायरमेंट से लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना? और हमारे सेल भी जो है, मतलब हमारे अंदर के सेल भी जो है वो आपस में इंटरेक्ट, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स लेना या फिर देना हो तो वो इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना? डन। नेक्स्ट वाले लेक्चर हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा लंबा लेक्चर रखें, मतलब मीन्स की तभी तो ये 17 से 18 मिनट का ही लेक्चर हुआ होगा। ठीक है? थोड़ा लंबा लेक्चर रखें और थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक पढ़ सके। ठीक है ना? अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट्स होगा, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है ना? अगर आपको कोई सजेशन देना होगा कि सर आप इस तरीके से ना लिख के, मतलब आप इस तरीके से ना समझा, कि जैसा भी आपको लगे कि सर मुझे इसमें समझ ये नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, आप थोड़ा इसको और अच्छे से बता सकते हो, तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है ना? और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बताना। ठीक है? थैंक यू सो मच। तो फिर कल एक और लेक्चर आएगा। ठीक है ना? मैंने बताया था आपको कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक डेली एक एक लेक्चर आया करेगा मैथ साइंस। ठीक है ना? डन। ओके, 9th का आएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे को जो है वो कौन सा आएगा, 10th का लेक्चर आया करेगा मैथ साइंस का। ठीक है? डेली 2 लेक्चर अपलोड हुआ करेगा। ठीक है ना? आज ये वैसे मेरा पहला लेक्चर है। ठीक है ना? ठीक है, ओके, चलो बाय बच्चों।